वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस लेक्चर में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है यूपीएससी प्रीलिम्स सी सैट परीक्षा में आने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खंड का। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले 5 मिनट दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल यहाँ क्या पढ़ा, क्या जाना आरसी के बारे में, क्या सीखा सी सैट के बारे में, और उसके बाद शुरू करेंगे आज के एजेंडा से। और आज होने वाली है जबरदस्त प्रैक्टिस, कमर तोड़ प्रैक्टिस। किसकी? सी सैट के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है। बिल्कुल मुझे याद है कल का क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन, एक काफी डिफिकल्ट किस्म का क्वेश्चन जिसको लेके आपके अंदर बहुत संशय है एंड वी विल टॉक अबाउट इट। हम इस पे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन तब तक जल्दी से एक बार दोहराते हैं सो दैट हमारा जो फ्लो है, जो लिंक है, वो टूटे ना। कल हमने यहाँ पे जाना कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान पेपर 1 और दूसरा होता है सामान्य ज्ञान पेपर 2, जिसको कि सी सैट भी कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यहाँ आपकी जीके, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ऑप्शनल कुछ काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा? खाली आपकी तार्किक क्षमता, आपकी सोचने की और प्रश्न को समझने की, ध्यान से पढ़ने की कला यहाँ जांची जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी करंट अफेयर्स के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर को अप्रोच करना है। पेपर में आएंगे 80 क्वेश्चंस, 80 प्रश्न। पेपर के लिए आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। पेपर को आवंटित किए गए हैं 200 नंबर, अर्थात ये पूरा सी सैट का पेपर है 200 मार्क्स का। ये है एक एमसीक्यू पेपर, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, जहां हर प्रश्न के बाद आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन या विकल्प मिलेंगे, जिसमें से आप सही विकल्प चुन के उत्तर देंगे। यहां प्रत्येक प्रश्न को दिए गए हैं 2.5 मार्क्स। और अगर आपने गलती कर दी, अगर गलत उत्तर दिया, तो यहां नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्क्स है पर प्रश्न -0.83, यानी इतने नंबर आपके कट जाएंगे, तकरीबन 1/3 हर गलत रिस्पॉन्स के। इसीलिए गेस वर्क से नहीं काम लेना है और तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। अब रहा सवाल कि सी सैट में आता क्या है। तो जैसा हमने कल यहां देखा, सी सैट में कई सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैथ्स, गणित, रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, असर्शन स्टेटमेंट। लेकिन सीसैट का सबसे महत्वपूर्ण खंड, जिसको काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है, जिसका बहुत बड़ा भारांश है, वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन बोध। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर साल 80 में से तकरीबन 27 से 30 प्रश्न आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आएंगे, और इसीलिए इसको ध्यान से सीखना और पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। फिर हमने जाना कि क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्यों बच्चों को ये इतना मुश्किल सेगमेंट लगता है, क्यों बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाना चाहते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आज तक हम समझे ही नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझने की कोशिश करना, किसी बात का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना। समाचार पत्र पढ़ना या फिर मैगजीन पढ़ना, न्यूज सुनना या फिर व्हाट्सएप के मैसेज क्यों ना पढ़ना, फेसबुक के मैसेज पढ़ना, यहां लिखे गए मैसेज पढ़ना, कोई विज्ञापन को पढ़ना या किसी की कही हुई बात को सुनना। जब हम कुछ भी पढ़ के या कुछ भी सुन के उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। जब हम कोई चीज पढ़ के समझते हैं तो वो हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस एग्जाम में आपको दिए जाएंगे तकरीबन 27 से 30 प्रश्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, यानी
छोटे छोटे कई सारे पैसेज यहां दिए जाएंगे, कई सारे, और इन पैसेजेस को पढ़ के आपने उन पे आधारित क्वेश्चंस का उत्तर देना है। उत्तर सिर्फ और सिर्फ परिच्छेद या पैसेज के ही आधार पे देना है, बाहर से कुछ नहीं चलेगा। कोई भी अपने मन की बात नहीं, कोई भी जनरल नॉलेज की बात नहीं, कोई भी बाहरी बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसेज के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पैसेज को बेहद ध्यान से पढ़ना है, कुछ इस प्रकार कि परिच्छेद में लिखे गए मेन आइडिया या मुख्य विचार को समझने की कोशिश करनी है। यानी अपने आप से पूछना है, परिच्छेद क्यों लिखा गया, लेखक ने इस परिच्छेद को क्यों लिखा है, क्या है लेखक का उद्देश्य। यही होता है मुख्य विचार या मेन आइडिया। हर पैसेज में होगा ये। इसके साथ होंगे कई अन्य विचार या छोटे छोटे सपोर्टिंग आइडियाज जो ज्यादा जरूरी नहीं होते। सबसे जरूरी होता है बस एक मुख्य विचार। कितने तरीके के प्रश्न आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है मैं बड़ा लिखती हूं और ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है आपके लिए। 3 तरीके के क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। कल हमने देखा था पीबीक्यू, परिच्छेद आधारित प्रश्न, सबसे आसान। ये किस पे आधारित होता है, अन्य विचारों पे, परिच्छेद में दिए गए वाक्यों पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका उत्तर भी परिच्छेद में साफ साफ दिख जाएगा। दूसरा होता है थीम बेस्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहां आपको ढूंढना है परिच्छेद के पीछे लिखा गया मेन आइडिया या मुख्य विचार। ये क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं परिच्छेद का मुख्य विचार, केंद्रीय विचार, सार या क्रांतिक संदेश क्या है। सबसे मुश्किल और सबसे कठिन प्रश्न होते हैं आईबीक्यू, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, हिंदी में अनुमान आधारित प्रश्न। यहां आपको परिच्छेद में दी गई बातों के हिसाब से उनको पढ़ते हुए एक निष्कर्ष निकालना है। कैसा निष्कर्ष, तार्किक निष्कर्ष, लॉजिकल निष्कर्ष। जैसे कल हमने यहां एग्जाम्पल्स देखे थे, काले बादल और छतरी का संबंध बारिश से, फैले हुए सामान और खिलौनों का संबंध एक बालक से। ये सब क्या है, ये इन्फरेंस निकालना है। तो यहां भी हमको यही करना है कि दिए गए साक्ष्यों के, एविडेंसेस के अनुसार किसी कंक्लूजन या किसी नतीजे पे पहुंचना है। इसको कहते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये आपसे क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं परिच्छेद के हिसाब से दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। ये पूछते हैं परिच्छेद का तार्किक निष्कर्ष क्या है, परिच्छेद का तार्किक उपनिगमन क्या है, परिच्छेद का तार्किक और सबसे ज्यादा सटीक अनुमान क्या है। बस यही आपसे यहां पूछा जाएगा और सबसे मुश्किल आईबीक्यू है। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा आईबीक्यू ही आते हैं और इसीलिए आपकी समस्या को हल करने के लिए मैंने आपको कल यहां 4 स्वर्ण यानी गोल्डन नियम बताए थे। सबसे पहला था कि अगर किसी भी विकल्प में, किसी भी प्रश्न के विकल्पों में अगर एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब होता है, कौन से होते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स, सभी, सब, ऐसे ही, कभी नहीं, कोई नहीं, हरेक या प्रत्येक, बस, केवल, सिर्फ। ये सारे आपके एक्सट्रीम वर्ड हैं। नहीं, लेकिन नहीं है, सभी, सब, कोई नहीं, कभी नहीं, हर एक, बस, केवल, सिर्फ। वेरी गुड। ओनली, ऑल, नन, नेवर, ऑलवेज। एक और था, हमेशा।
ये सारे ही आपको ध्यान में रखने हैं? नहीं, एकमात्र नहीं, नहीं बेटा, ओनली ये सारे शब्द। अगर ये आपको याद है और ये किसी विकल्प में आते हैं तो वो विकल्प गलत होगा। नियम नंबर 2, परिच्छेद का अगर कोई भी विकल्प, कोई भी आंसर ऑप्शन अगर बाहर की बात कर रहा है, किसी ऐसे संदर्भ में बात कर रहा है जो परिच्छेद में नहीं दी गई है या जो परिच्छेद में नहीं संबोधित की गई है, तो 100% वो गलत है। ये रूल 100% सच होगा। बेटा अब भी दिख नहीं रहा आपको? काफी बड़ा लिखा मैंने अपनी तरफ से, चलो और बड़ा लिखती हूँ। बाहर की बात हमेशा गलत होगी। अगर कोई विकल्प बाहर की बात कर रहा है तो उसे काट दो, वो बिल्कुल गलत है, कभी सही नहीं होगा। तो यहां तक हमने चर्चा की थी कल, और अब आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे कुछ परिच्छेदों की प्रैक्टिस करके, पीवाईक्यूज, पिछले वर्ष के पैसेजेस, और आपको बचे हुए दोनों रूल भी समझाऊंगी। हाँ, जिन भी विकल्पों में ये सारे शब्द आएंगे, एक्सट्रीम शब्द, वो विकल्प गलत होता है। दूसरी बात, अगर कोई विकल्प बाहर के संदर्भ में बात कर रहा है जो परिच्छेद में साफ साफ नहीं दी गई है, तो वो विकल्प भी गलत ही होगा। ये है रूल नंबर 2। इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखें, गांठ बांध के रखें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे सारे के सारे प्रश्नों को हल करने में। ये रूल्स तीनों में लगेंगे, आईबीक्यू, पीबीक्यू, टीबीक्यू। इसी के साथ हमने यहाँ एक 2020 का पैसेज देखा था, अभी करते हैं। यही है आपके सामने बाहर वाला पैसेज। आज से, अभी से, आज के एजेंडा की शुरुआत करते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2 को एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुने बच्चे। नहीं, रूल है, कोई भी विकल्प जो किसी बाहरी सूचना या तर्क का प्रयोग करे वो हमेशा ही गलत होगा। 100% इसको काट दो। फॉर एग्जाम्पल 2020 का ये काफी कठिन पैसेज जो था आर्द्र भूमि पर, यानी वेटलैंड्स पर। पैसेज ने साफ साफ कहा था कि जल के साथ एक बहुत ही विचित्र सी विडंबना है, एक अजीब सा इसके साथ पैराडॉक्स है कि चाहे तो जल आता नदियों और आर्द्र भूमियों से है, लेकिन हमेशा ही जल को इनसे अलग या पृथक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि जल एक कमोडिटी है, यूज एंड थ्रो की वस्तु है, इस्तेमाल के लायक। और इसीलिए हमेशा ही जब भी जल की पूर्ति की बात की जाती है या जल में बढ़ोतरी लाने की बात की जाती है, तो हमेशा ही जल प्रणाली के निर्माण पे ध्यान दिया जाता है। जल प्रणाली निर्माण यानी कि आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जैसे कनाल और रिवर वैली प्रोजेक्ट या डैम, जहां से पानी को और ज्यादा सहेज के रखा जा सकता है, पानी को जमा किया जा सकता है। या फिर ये बात करते हैं नए नए तरीके के पाइप्स वगैरह बनाने की, जिससे कि जल कुंड, वेरी गुड, बांध, जिससे लोगों को जल्दी पानी पहुंच सके, पानी को बचाया जा सके। लेकिन पब्लिक पॉलिसी अर्थात लोक नीति ये नहीं समझती कि अगर जल की आपूर्ति करनी हो तो कनाल, डैम, बांध और कुंड पे ध्यान देने से बेहतर है कि कम से कम ध्यान दो पारिस्थितिक स्रोतों पे, जैसे कि नदी और आर्द्र भूमि। अगर तुमने पारिस्थितिक क्षमता को मजबूत कर दिया, यानी प्राकृतिक क्षमता को मजबूत कर दिया, जहां से जल आता है, जैसे कि नदी और आर्द्र भूमि, तो अपने आप ही जल की आपूर्ति होगी, क्योंकि जल आता तो यहीं से है। ये आर्टिफिशियल निर्माण करके कितना जल को सहेज लोगे, कितना जल में बढ़ोतरी लाओगे? नहीं आ सकती ज्यादा बढ़ोतरी। इसीलिए जल एक इस्तेमाल की वस्तु से कहीं बड़ी चीज है। ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, जैसे नदी और आर्द्र भूमि। ये ही परिच्छेद कह रहा है। उसके बाद एक प्रश्न था जो था आईबीक्यू, क्योंकि प्रश्न कहता है सार्वधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालो। हम ये बात जानते हैं कि अगर क्वेश्चन निष्कर्ष या अनुमान की बात करता है तो वो आईबीक्यू हो जाता है, अर्थात अनुमान आधारित प्रश्न, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या थे विकल्प हमारे पास? पहला ही विकल्प जहां गोल्डन रूल नंबर 2 लगाना है, कहता है रामसार समझौते के अंतर्गत। दुर्भाग्यपूर्ण 2020 में ये पेपर देने वाले 90% बच्चों ने ये गलत ही कर दिया। क्यों इतना गलत किया? क्यों बच्चे इतना परेशान हुए? क्योंकि गोल्डन रूल नंबर 2 नहीं जानते थे। मैं मानती हूं कि रामसार कन्वेंशन आर्द्र भूमि से संबंधित है,
उसके बचाव से संबंधित है, परंतु परिच्छेद में दूर दराज तक कहीं पर भी रामसार या किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते की बात करी ही नहीं गई है। अगर कोई चीज परिच्छेद के संदर्भ से ही बाहर है तो कैसे वो सही विकल्प हो सकता है? तो यहां आप लगाएंगे गोल्डन रूल नंबर 2। और क्योंकि रामसार समझौता परिच्छेद में संबंधित नहीं है तो वो गलत होगा। बेटा ये बच्चों को समझ में नहीं आया। कल यही वादा किया था कि शुरुआत यहीं से करूंगी, इसलिए यहां से कर रही हूं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है अभी। 2 मिनट दें, अगला पैसेज आने ही वाला है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि ये परिच्छेद के संदर्भ से बाहर है। अब सबको क्लियर है कि कैसे लगता है गोल्डन रूल नंबर 2? जो बात परिच्छेद के संदर्भ में ना की जाए, जो विकल्प परिच्छेद के संदर्भ से बाहर हो जाए, प्रासंगिक ही ना हो, वो कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए एक गलत है। रहा सवाल डी का, एक बार डी को भी देखिए। डी क्या कह रहा है? डी कहता है जल की आपूर्ति निशुल्क। आप खुद बताइए, परिच्छेद में कहीं भी शुल्क, पैसा, फाइन, मनी, आर्थिक संदर्भ में बात की है? दूर दूर तक कहीं भी बात की है? नहीं की है। अगर परिच्छेद में कहीं भी किसी आर्थिक परिपेक्ष में बात करी ही नहीं है, किसी भी शुल्क के बारे में बात ही नहीं करी, तो यहां भी रूल नंबर 2, ये भी परिच्छेद के संदर्भ से बाहर, बिल्कुल गलत। इसीलिए ए और डी तो आप रूल नंबर 2 से ही हटा दीजिए। अब देखते हैं बी और डी में क्या प्रॉब्लम है। बी कहता है जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण। क्या होता है आधुनिकीकरण? मॉडर्नाइजेशन। आधुनिक यानी मॉडर्न, किसी को और विकसित करना। करणजेशन, प्रक्रिया को करना। यानी आधुनिकीकरण का मतलब होता है किसी चीज को और विकसित करके उसको और मॉडर्न बना देना। ये विकल्प कहता है कि आप जल प्रणालियों को, प्रणाली क्या होगी जो यहां परिच्छेद में लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में, जल प्रणाली निर्माण के प्रयास, यानी आर्टिफिशियल निर्माण, जैसे कि बांध, कुंड या फिर ये सब डैम, कनाल, पाइपलाइन। परिच्छेद खुद ही कह रहा है कि पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति हमेशा इस पे फोकस करती है। आप इस पे फोकस क्यों कर रहे हो? आपको फोकस करना चाहिए प्राकृतिक प्रणालियों पे, जैसे कि नदी और आर्द्र भूमि। तो विकल्प बी तो बिल्कुल ही पैसेज का उल्टा है ना। ये कहता है कि आप जल प्रणाली के निर्माण का आधुनिकीकरण करो और उसमें अभिवृद्धि लाओ, उसमें और ज्यादा विकास लाओ। लेकिन परिच्छेद तो ये कह ही नहीं रहा। परिच्छेद तो कह रहा है ऑलरेडी लोक नीति ये काम कर रही है, हमको ये काम नहीं करना है। हमको प्रयास करना है आर्द्र भूमि और नदी को प्रबलित करने का। साफ साफ परिच्छेद की लास्ट लाइन पे फोकस किया जाए प्लीज। लास्ट लाइन कहती है जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास हैं, ना कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने के, जो होने चाहिए। आपको अगर जल की आपूर्ति करनी है तो प्लीज अपने पारिस्थितिक प्रणालियों को मजबूत करिए, जैसे आर्द्र भूमि और नदी, ना कि प्रणाली निर्माण जो कि नकली और आर्टिफिशियल है। अब ये बात सबको क्लियर है? इस पैसेज को लेके कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ, पेपर में दोनों ही लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में करेंगे, जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में करेंगे। कई बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ मुश्किल शब्द समझ में नहीं आते तो वो हिंदी के पैसेज देख लेते हैं उस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए। ऐसे ही कई बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ शब्द बहुत मुश्किल लगते हैं, जैसे कि कई बच्चे कहते हैं हमें पृथक का मतलब नहीं पता, कई बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता क्या है मतलब आधुनिकीकरण का, तो वो जल्दी से अंग्रेजी वाला भाग देख लेते हैं, ट्रांसलेशन, सो दैट उनको पता चल जाए अच्छा पृथक का मतलब था डाइवोर्स्ड या सेपरेट, या आधुनिकीकरण का मतलब था मॉडर्न या एडवांसमेंट। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज मुश्किल है, बहुतों को कष्ट हुआ, लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बेटा सब में लगेगा गोल्डन रूल, आईबीक्यू, पीबीक्यू, टीबीक्यू, सब में आपका साथ देगा। ये चारों नियम आपको हर जगह लगाने हैं, सिर्फ आईबीक्यू में नहीं, सब जगह। ठीक है, इसीलिए सी इसका सही उत्तर है। तो अब इसके साथ गोल्डन रूल नंबर 2 लगाते हुए, गोल्डन रूल नंबर 2, बाहर से कोई बात विकल्प में नहीं आनी चाहिए और जो विकल्प परिच्छेद से हट के बात करे वो गलत है। रूल को फॉलो करते हुए सीसैट का 2018 का पैसेज आपके सामने प्रस्तुत है। 1 मिनट में मैं पोल लॉन्च करूंगी,
पढ़िए ध्यान से और हल करने का प्रयास करिए, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले थीम है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। प्रश्न किस प्रजाति का है, मैं बस ये जानना चाहूंगी। सबसे पहले बेटा अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। उसके पहले आगे बिल्कुल मत बढ़िए। क्या ये पीबीक्यू है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोच के सबसे पहले उत्तर दीजिए, क्या ये पीबीक्यू है? समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी। लेकिन क्या ये पीबीक्यू है या ये टीबीक्यू है? ये बिल्कुल भी पीबीक्यू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीबीक्यू एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो परिच्छेद में दी गई किसी लाइन पर बेस्ड होता है। ये जो वर्ड है निहित अर्थ, परिच्छेद में निहित अर्थ निहितार्थ, इसीलिए ये आईबीक्यू कहलाता है। ठीक है, चलिए आप पोल करिए। बी इसका सही उत्तर है और 41% बच्चों ने बी किया है, विच इज वेरी वेरी गुड। एक्चुअली एकदम सही आंसर आपने दिया है। मेजोरिटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड। लेकिन सी को लेके भी बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। 35% बच्चों ने कहा है सी। अच्छा, डी के साथ भी गए हैं 14% बच्चे और 10% का मत है कि इसका उत्तर ए है। बाकी एज ऑलवेज सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा उल्लेखनीय किया है। अब देखते हैं कंफ्यूजन क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात तो मैं क्यों बार बार कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन को पहचानो, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पहचानेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि सही विकल्प क्या है। पीबीक्यू हो नहीं सकता क्योंकि परिच्छेद की बात कर रहा है पूरे। कल मैंने स्लाइड में आपसे कहा था इन बातों को रटने की जरूरत है कि कौन से क्वेश्चन आईबीक्यू प्रजाति के हैं, कौन से टीबीक्यू प्रजाति के हैं। अगर आप पीडीएफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो निहितार्थ जो कीवर्ड है वो हमेशा आईबीक्यू का होगा, ये जानना बेहद आवश्यक है।
अब परिच्छेद को देखिए, परिच्छेद क्या कह रहा था? परिच्छेद कह रहा था अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों के संदर्भ में बात हो रही है। कहता है आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, ये सब, मत्स्य, मछली, खान पान के संसाधन, इनके विपुल यानी विशाल भंडार जो हैं वो अब आज के संदर्भ में वर्ष में कई लंबे समय तक लोगों को मिल जाते हैं, सुलभ है, मिल रहे हैं। क्यों? देखते हैं। लेकिन इसी के तुलना में अगर बात एंटार्क्टिका की जाए, जिसको कि कोल्ड वॉर जब यूएसएसआर और यूएस के बीच जो हुई थी, उस समय कोल्ड वॉर के दौरान एक संधि बनाई गई थी, एक ट्रीटी बनाई गई थी, एक डील हुई थी। उस डील के अंतर्गत एंटार्क्टिक को शोषण से बचाया गया था कि यहां कोई नहीं जाएगा, इसका फायदा कोई नहीं उठाएगा, तो इसीलिए वो सुरक्षित है, संरक्षित है। लेकिन आर्कटिक के साथ तो ऐसी कोई है नहीं ट्रीटी, कोई ट्रीटी है ही नहीं। तो इसीलिए क्या है, आर्कटिक के साथ दिक्कत यह है कि कोई उसको बचा नहीं सकता, और इसीलिए वहां तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सारे देश भाग रहे हैं। आपने देखा ही होगा न्यूज में, चाइना और रूस किस प्रकार आर्कटिक से खनिज पदार्थ और तेल और नेचुरल गैस को ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको सुरक्षित करने के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं। अब आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? विशेषकर उस समय में जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए ललाहिक है, यानी अधिक से अधिक संसाधनों का, रिसोर्सेस का, पानी का, तेल का लोगों को लालच है। क्यों लालच है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन चाहिए, तो सारे देश भाग रहे हैं आर्कटिक की तरफ। क्यों? क्योंकि उसको किसी संधि के तहत बचाया ही नहीं गया है। अब दिक्कत क्या है? हिम मुक्त ग्रीष्म, हिम, बर्फ, बर्फ के बिना जो गर्मी की ऋतु है, पहले साल भर आर्कटिक भी बर्फ के नीचे दबा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि ठंडा था। अब जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? ग्रीष्म, जो गर्मी की ऋतु है, वहां बर्फ पिघलने लगी है। जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? ये संभावना बन गई है कि आर्कटिक के तट, आर्कटिक की कोस्ट में जितने भी देश मौजूद हैं, ये सारे देश लगातार कोशिश करके आर्कटिक की तरफ जा रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। और बड़े बड़े खंडों की, बर्फ की, पानी की बड़े बड़े खंडों के लिए छीना झपटी हो गई है। देशों में युद्ध हो गया है कि कौन आर्कटिक पे जाके हक जमाए, अपना दबदबा जमाए, और इसीलिए क्या है, लड़ाई झगड़े और राजनीति परिवर्तित हो रही। साफ सी बात, साफ सी बात। अब क्वेश्चन आईबीक्यू है, क्या है निहितार्थ? ए, भारत आर्कटिक प्रदेश में क्षेत्रीय दावे कर सकता है। स्टॉप। ऑप्शन नंबर ए भारत की बात कर रहा है। क्या परिच्छेद ने भारत की बात की है? क्या परिच्छेद ने भारत की बात की है? दूर दूर तक एक बार भी नहीं की। बात तो छोड़िए, भारत के संदर्भ में ही बात नहीं हुई। तो क्यों 10% बच्चों को लगा कि इसका उत्तर ए है? क्यों लगा बताइए, क्यों लगा? जब कहीं पर भी भारत के बारे में बात ही नहीं हुई तो ऑप्शन नंबर ए तो अप्रासंगिक है। गोल्डन रूल नंबर 2, बाहर की बात वर्जित है, वर्जित। अभी बताती हूं। बी, आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना, यही परिच्छेद भी कह रहा है। लास्ट लाइन पे फोकस किया जाए प्लीज। हिम मुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना, हिम मुक्त ग्रीष्म, बर्फ के बिना गर्मी का मौसम। ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना। सेम बात। भू राजनीति, भू राजनीति, जमीन, जमीन के टुकड़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा। यहां क्या कहा है? छीना झपटी। जब एक ही इलाके के लिए, एक ही पृथ्वी के हिस्से के लिए तमाम देश छीना झपटी करेंगे तो क्या उनके जियोपॉलिटिकल रिलेशंस इंपैक्ट नहीं होंगे? क्या उनके बीच भू राजनीति में बदलाव नहीं आएगा? भू राजनीति में परिवर्तन का कारण बनता है। क्या इसमें समस्या थी? बताइए मुझे बच्चे। ये था आईबीक्यू। आईबीक्यू का मतलब है दिए गए साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अगर मैं आपसे कहूं कि लंबे समय तक आर्कटिक में बर्फ थी, कोई जा नहीं पाता था, लेकिन अब
जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म ऋतु में आर्कटिक में बर्फ नहीं होती और इसीलिए आर्कटिक के आसपास के देश छीना झपटी कर रहे हैं, वहां पहुंच के सारे संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं, झपट्टा मार रहे हैं, हक जमा रहे हैं। तो आप मेरी बात का क्या लॉजिक निकालेंगे कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई? यही कहने के लिए तो बताई कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन है, ग्रीष्म ऋतु हिम मुक्त है, वैसे वैसे देशों के बीच भी तो संबंध बदल रहे हैं। तो इसमें क्या कंफ्यूजन था बच्चे? हाँ, भू राजनीति का यूज पैराग्राफ में नहीं हुआ। बेटा ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट सिर्फ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये पीबीक्यू होता तो आपका सवाल सही था कि डायरेक्ट भू राजनीति शब्द परिच्छेद में नहीं है, लेकिन ये आईबीक्यू है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। जब मैंने आपसे कहा था छतरी और बादल, मैंने भी तो बारिश शब्द यूज नहीं किया था, आपके दिमाग में बारिश क्यों आ गई? वैसे ही चाहे भू राजनीति परिच्छेद में साफ साफ ना लिखा हो, लेकिन क्या लिखा है एक बार परिच्छेद को फिर से ध्यान से लास्ट लाइन देखें। हिम मुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना ने आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के खंडों की छीना झपटी के लिए उत्साहित कर दिया और अधिक से अधिक संसाधनों के लिए ललाहिक हैं अलग अलग देश। इसका क्या मतलब निकलता है? आपसे कहा जाए कि लोग एक जमीन के टुकड़े के लिए छीना झपटी कर रहे हैं और दूसरी ओर आपसे कहा जाए कि हाँ, लोग आपस में भू राजनीतिक रिश्ते बदल रहे हैं। तो इसमें क्या अंतर है? आपको लॉजिक निष्कर्ष निकालना है। ये आईबीक्यू है बेटा, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। निष्कर्ष निकालना है तार्किक। क्या है तार्किक निष्कर्ष? भारत ए तो हो ही नहीं सकता, परिच्छेद के बाहर है। अब डी देखिए, डी गोल्डन रूल नंबर 2। मुझे बहुत दुख हुआ कि कई सारे बच्चों ने डी क्लिक किया। डी क्यों क्लिक किया बेटा? आर्कटिक क्षेत्र में एंटार्क्टिका से अधिक संसाधन है, बताइए मुझे, दिखाइए पैसेज की एक लाइन बताइए जिसने दोनों के बीच में इस प्रकार की तुलना की है कि एक में ज्यादा है और दूसरे में कम है। बताइए मुझे, बताइए। परिच्छेद में बस एक बात बोली गई है कि आर्कटिक को संरक्षित संरक्षित करने वाली, बचाने वाली कोई कानूनी संधि नहीं है, लेकिन एंटार्क्टिका को संरक्षित रखने के लिए बहुत पहले एक कानूनी संधि बनी थी जिसके अंतर्गत कोई भी देश वहां जाके अपना दबदबा नहीं जमा सकता, इसलिए वो सुरक्षित है और आर्कटिक सुरक्षित नहीं है। लेकिन कहां लिखा है पैसेज में कि एक के पास ज्यादा और दूसरे के पास कम संसाधन है? अभी दिखाई, मैं वेट कर रही हूं, जल्दी दिखाई। वो सारे प्यारे बच्चे जिन्होंने डी क्लिक किया, जल्दी से दिखाइए, कृपा बरसाइए मेरे ऊपर भी। कहां लिखा है बताइए? नहीं लिखा। तो मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि गोल्डन रूल नंबर 2 कहता है कि अगर परिच्छेद में कोई बात नहीं है तो आपने इमेजिन क्यों किया? जिसको इमेजिन करने का, रचनात्मक होने का शौक है, उसके लिए निबंध लेखन है। एक पूरा पेपर है 250 नंबर का। पेपर ए और पेपर बी, अनिवार्य भाषा पत्र दो होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी, उसमें भी निबंध आता है। आराम से लिखिए, खूब रचनात्मक बनिए, खूब बड़े कवि या कवियत्री बनिए। लेकिन बेटा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ आइडियाज और इमेजिनेशन नहीं चलते। ये रीजनिंग का पेपर है। रीजनिंग का मतलब जो देखा उत्तर उसमें से ही निकालना है। मैंने कल भी कहा था आपका सारा का सारा ध्यान और फोकस परिच्छेद में होना चाहिए। इसके बाहर की बात आप नहीं लिख सकते। आप अपने मन से कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि एक के पास ज्यादा दूसरे के पास कम? आप नहीं कर सकते, आपको नहीं मार्क्स मिलेंगे, ये वर्जित है। यहाँ परिच्छेद के बाहर का है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, रूल नंबर 2 गलत। अभी बताती हूं। सी, आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी की भारी समस्या को सुलझाएगा। वंस अगेन गोल्डन रूल नंबर 2। परिच्छेद ने कहा है आर्कटिक के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, एक्सेप्टेड। परिच्छेद ने कहा है कि आर्कटिक को किसी भी संधि के तहत बचाया नहीं गया, एंटार्क्टिका को बचाया है, एक्सेप्टेड। परिच्छेद में लिखा है तेजी से औद्योगिकरण होगा, एक्सेप्टेड। परिच्छेद में लिखा है सारे देश छीना झपटी करते हैं और इसीलिए भू राजनीतिक संबंध जो है बदलेंगे, एक्सेप्टेड। लेकिन मुझे तो नहीं लगता परिच्छेद में कहीं ये लिखा है।
या ऐसा दावा किया गया है कि आर्कटिक जो है वो भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी की भारी समस्या को सुलझा देगा। सबसे बड़ी बात तो पूरे विश्व की बात ही नहीं हुई, सिर्फ आर्कटिक और उसके तटीय इलाकों की बात हुई है। कौन से देशों की बात हुई है? पैसेज को ध्यान से देखिए। उन देशों की जो आर्कटिक के आसपास मौजूद हैं। यहां साफ साफ लिखा है आर्कटिक तट वाले देश। पूरे विश्व की तो बात ही नहीं। कहां हुई पूरे विश्व की बात? ना ही ये लिखा है कि भविष्य में समस्या सॉल्व हो जाएगी। मुझे तो नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा। आपने कहां देख लिया? कहां देखा? ये जानकारी कहां से आ रही है? कहां से प्राप्त हो रहा है ऐसा परम ज्ञान बच्चों को? मैं भी जानूं। कहां लिखा था? भविष्य के संसाधनों की समस्या सॉल्व होने वाली है, नहीं लिखा था ना? गलत हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर ए अप्रासंगिक है, डी अप्रासंगिक है, सी अप्रासंगिक है, तो बेटा वैसे भी तो बी ही इसका सही उत्तर होगा ना। हूबहू वही बात तो बोल रहा है ना। पैसेज की लास्ट लाइन देखो ना, हिम मुक्त ग्रीष्म ऋतु। हिम मुक्त ग्रीष्म, हिम का पिघलना एक ही बात है बेटा। हिम मुक्त ग्रीष्म और हिम ग्रीष्म का पिघलना क्या बात है? नाक ऐसे पकड़ो या नाक ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। जमाना बड़ा खराब आ गया है। अब पहले की तरह जमाना अच्छा नहीं रहा। इन दोनों बातों में कितना अंतर है? तात्पर्य तो एक ही निकल रहा है ना, सेम बात ही तो हो रही है। आप इसलिए डर जाते हो क्योंकि ये सीसैट का मामला है। आपको हवा बिठा दिया है मन में कि ये यूपीएससी है, तो हम जो सोच रहे हैं वो तो गलत। अरे अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए, आप सही समझ रहे हो। एक ही बात है बेटे। अगर ये क्या नाम है इसका, ग्रीष्म ऋतु बर्फ के बिना है या हिम पिघल रही है ग्रीष्म ऋतु में, इन दोनों बातों में एक ही बात होती है। इसमें क्या अलग अलग बात है? अलग अलग देश छीना झपटी करें तो उनके बीच संबंध तो बदलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसीलिए 20 का सही उत्तर है। आई होप सबको समझ में आ गया। वो धीरे धीरे आएगा बेटा। सीसैट के आंसर्स में जो ये आपको एक डाउट बन रहा है, आप जो श्योर नहीं है, वो आई सेड यस्टरडे चमत्कार नहीं हो सकता। इट कांट बी लाइक दैट। टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आपको ना कि सिर्फ अपने आप के साथ संयम रखना होगा, आपको आत्मविश्वास से काम लेना होगा। कोई भी चीज इंसान 2 दिन में नहीं सीखता। ना मॉडर्न हिस्ट्री सीख सकते हो आप, ना पॉलिटिकल साइंस सीख सकते हो आप, ना ही आप मैथ सीख सकते हो। तो आरसी में जादू कैसे हो जाएगा? कम से कम 3-4 दिन तो दो। यही चीज परसों लगे तो सोचेंगे, आज तो लग सकती है। इट्स ओके। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। किसी बच्चे को किसी बात में डाउट था। कौन सी बात में डाउट था वो? अरिजित या सृजित, कौन सी बात थी वो? बताइए जरा, कौन सा डाउट था? फिर मैं भूल जाऊंगी। प्रैक्टिस खाली पीवाईक्यू से करोगे आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट के लेवल के पैसेज दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। क्या डाउट है तो पूछिए, फिर आप खुल के पूछिए। जितने डाउट से शेयर करिए। हाँ, सरचित लिखा है, फिर झगड़ा क्यों? सरचित कहाँ लिखा है बच्चे? मुझे तो सरचित कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपको कहाँ दिखा सरचित? सुस्पष्ट संभावनाओं, छीना झपटी के लिए उत्साहित कर दिया बेटा। मुझे सरचित दिख ही नहीं रहा वो शब्द। आप मुझे वो शब्द दिखाओ पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक भी हाँ हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है। अगर एक भी ऑप्शन सही ना हो तो आपको सही ऑप्शन ढूंढना ही नहीं है ना। यही तो सीसैट की खूबी है। सही आंसर तो चाहिए ही नहीं है, सबसे सटीक और प्रासंगिक आंसर चाहिए। थर्ड लाइन में लिखा है संरक्षित। बेटा संरक्षित का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। क्या प्रोटेक्टेड है? पैसेज ध्यान से देखो। आर्कटिक प्रोटेक्टेड है? नहीं। दुनिया में 2 इलाके हैं ना, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में एंटार्क्टिक। हम दोनों के बीच में तुलना सी कर रहे हैं। आर्कटिक जो है वो संरक्षित नहीं है, तभी तो वहां छीना झपटी हो रही है। जिसका मन है वहां जा रहा है। एंटार्क्टिक संरक्षित है क्योंकि उसको बचाया गया है। किससे? ये देखिए यहां लिखा है ना, एक ट्रीटी से, एक संधि से उसकी रक्षा की गई है। वहां कोई शोषण नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि लॉ नहीं है, आप वहां जा नहीं सकते। बहुत पहले बन गई थी, कोल्ड वॉर के टाइम ये संधि, जिसके कारण ये संरक्षित है, राइट। लेकिन आर्कटिक संरक्षित है ही नहीं, तभी तो लोग वहां मुंह उठा के जा रहे हैं और फिर झगड़ा कर रहे हैं। अब समझ आई बात? आई बात? आगे बढ़े? नहीं बेटा, रूल्स तो आएंगे। कहाँ भागेंगे, कहाँ भागेंगे ये लोग रूल्स को करके? मानती हूँ पैटर्न बदल सकते हैं, आपको चैलेंजेस दे सकते हैं, लेकिन देंगे तो आरसी ही। आरसी में कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, ये लोग क्या बदलेंगे? बदल ही नहीं सकते। मैक्सिमम ही बदलेंगे तो एक्सट्रीम रूल वाला बदलेंगे, एक्सट्रीम शब्द वाले को थोड़ा चेंज कर देंगे, वो भी कितना बदलेंगे? एक्सट्रीम वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके बिना सेंटेंस वैसे भी बन नहीं पाते। इसीलिए डोंट वरी, इतनी आसानी से इतना पैटर्न चेंज अभी नहीं होगा। आरसी का तो बिल्कुल नहीं होगा जहां तक मैं जानती हूँ, बिकॉज आरसी विल ऑलवेज बी आरसी। पठन बोध ही कहलाएगा, आप उसको ऐसे दो या वैसे दो। अब खत्म ही कर दे पठन बोध तो अलग बात है, वो तो आपके लिए वैसे भी अच्छा, फिर तो आप पार्टी करोगे। किसको पसंद आता है पठन बोध? मजबूरी में ही तो पढ़ते हैं सब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है रूल नंबर 3, तीसरा गोल्डन नियम आपको प्रस्तुत कर रही हूं। गोल्डन नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि बेटा जब आप परिच्छेद पढ़ोगे, जब भी आप परिच्छेद को रीड करोगे, जब आप परिच्छेद को रीड करोगे तो रीड करते समय परिच्छेद के अंदर, पैसेज के अंदर आपको एक शब्द कई कई बार नजर आएगा। वो शब्द होता है छोटी मात्रा वाला की। अंग्रेजी में हम इसी शब्द को कहते हैं दैट। दैट इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। ऐसे ही छोटी मात्रा वाला की हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड। दोनों का मतलब बिल्कुल एक होता है, लेकिन प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं बड़ी मात्रा वाली की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ छोटी मात्रा वाली की यानी दैट। उसने कहा कि आज बड़ी ठंड है, मैंने कहा कि अपना काम कल जमा कर देना। सरकार ने कहा है कि लोग प्लीज जाति भेद के झगड़ों से दूर रहें। कहा जाता है कि विश्व युद्ध ना हो जाए जिस प्रकार लोगों में झगड़ा बढ़ रहा है। कि मतलब दैट। जब भी पैसेज पढ़ते समय आप इस वर्ड को देखें, छोटी मात्रा वाले की को, तो यहां रुक जाएं एक सेकंड के लिए और याद रखें कि इसके बाद आने वाली लाइन, इसके बाद आने वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण होगी। अधिकतर आंसर्स आपको वहीं से प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर परिच्छेद में एक लाइन लिखी गई है कि, कौन सी लाइन? ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में चीन और रूस का ये जो राजनीतिक संगठन है, ये अन्य देशों के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। तो जो भी लाइन की के बाद आए कि चीन और रूस का, तो यहां से आपको उत्तर प्राप्त होगा। हमेशा ऐसा ही होता है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में अगर 30 कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न हैं, तो आप मेरी बात नोट करके रखिएगा, इसमें से कम 20 के आंसर्स जो हैं वो आपको खाली इस रूल से ही मिल जाएंगे। यानी छोटी मात्रा वाले की शब्द के बाद वाली जो पंक्ति है, जो लाइन आएगी पैसेज में, उसमें ही उत्तर छिपा हुआ होगा। क्यों ऐसा होगा ये भी देख लेते हैं। की और दैट बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है। जॉन ने अपने भाई से कहा, ये उदाहरण है, कि लिंडा सुंदर है। जॉन टोल्ड हिज ब्रदर दैट लिंडा इज ब्यूटीफुल। जो सबसे महत्वपूर्ण वाला खंड है सेंटेंस का, वो हमेशा की या दैट के बाद ही आएगा। यहां पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसने किसको क्या कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि उस महिला के बारे में हम एक विशेषता बता रहे हैं कि वो सुंदर है। तो ये ज्यादा जरूरी बात है। ऐसे ही दैट लिंडा इज ब्यूटीफुल, पूरा तर्क इस आधार पे टिका है कि उनका परिवार साथ रहना चाहता है। के पहले वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाद वाली बात कितनी जरूरी है इस सेंटेंस में। उनका परिवार साथ रहना चाहता है, ये इस सेंटेंस का निचोड़ है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ते हो तो कोशिश करो कि उसका मुख्य विचार या उसका जो सार है या उसका जो निचोड़ है, मर्म है, हमेशा उसको ढूंढने की कोशिश करो कि परिच्छेद क्यों लिखा गया। ठीक है,
इसको ढूंढने में की शब्द आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि परिच्छेद में जहां जहां की शब्द का इस्तेमाल है उसके बाद वाली लाइनें आपको उत्तर तक अपने आप लेके जाएंगी। बात समझ आई? बात समझ आई? एक बात का और ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गोल्डन रूल नंबर 1 हमेशा ऑप्शंस पे लगता है। क्यों ऑप्शंस पे लगता है? क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्ड से संबंधित है। गोल्डन रूल नंबर 2 कहां लगता है? ऑप्शंस में लगता है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शंस बाहर के होते हैं वो बेकार होते हैं। नहीं, नहीं, अगर बड़ी मात्रा वाला की है तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा खास नहीं है। लेकिन अगर छोटी मात्रा वाला की है तो उसके बाद की लाइन भयानक इंपॉर्टेंट है। वो पैसेज का उत्तर आपके सामने घुमा फिरा के लाएगी जरूर। गोल्डन रूल नंबर 2 भी लगता है कहां? ऑप्शन। लेकिन गोल्डन रूल नंबर 3 कहां लगता है? पैसेज, परिच्छेद। इज दैट क्लियर? कि गोल्डन रूल नंबर 3 पैसेज में लगता है, कि जहां जहां भी छोटे की वाला शब्द है उसके बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हल्के से चाहे तो पेंसिल से अंडरलाइन भी कर लें। क्यों? क्योंकि यहां से उत्तर मिलने में बड़ा जो है सहारा मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी। इज दैट क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल करके देखें। इसका कोई एग्जाम्पल करके देखें, इस रूल को लगा के देखें। चलिए, एक एग्जाम्पल पैसेज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। बैंक पीओ के एग्जाम से लिया गया है। एक बार ट्राई करिए रूल लगाते हुए, देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है गोल्डन रूल नंबर 3। प्लीज पढ़िए। करना यह है, पैसेज जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो, लेकिन जहां पर छोटी मात्रा वाला की आए, जैसे यहां, यहां और यहां, जो मैंने अंडरलाइन मार्क करा हुआ है, उसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमेशा उत्तर वहीं से प्राप्त होगा। पूरा पढ़ो, लेकिन ध्यान बस की शब्द के बाद वाली लाइन पर दो। उत्तर उसके आसपास होगा, अभी पता चलेगा। प्रयास करो, कोशिश बेटा हमेशा एक ही बार पढ़ो पैसेज को, मल्टीपल टाइम्स मत पढ़ो। प्रैक्टिस में बच्चे 10 बार भी पढ़ते हैं, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता, तो ये खुद के साथ धोखा करने जैसा हो जाता है। आदत इसी की डालेंगे कि पैसेज को एक ही बार पढ़ेंगे। क्यों ये मैंने कहा, इसका उत्तर आपको तकरीबन 6:30 बजे तक मिल जाएगा। अभी अजीब लग रहा होगा, ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि एक ही बार पढ़ो। समझेंगे आप? क्या नहीं समझ में आ रहा? पैसेज समझ में नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? पैसेज पढ़ा? पढ़ लिया? आराम से पढ़ी, कोई जल्दी। क्वेश्चन आने वाला है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए।
कौन सा क्वेश्चन है पहले ये बताइए। एस्टोनिया का डूबना आश्चर्य का विषय क्यों था? किस प्रकार का प्रश्न होगा ये? वेरी गुड, पीबीक्यू। क्यों पीबीक्यू? क्योंकि ये परिच्छेद के किसी एक लाइन या किसी एक बात पे आधारित है। पूरे परिच्छेद परिच्छेद पे आधारित नहीं है। पूरे परिच्छेद पे आधारित नहीं होता पीबीक्यू। परिच्छेद के अंदर किसी एक बात पे, किसी अन्य डिटेल पे आधारित होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ पीबीक्यू, राइट? 2 मिनट के लिए पैसेज देखना चाहते हैं तो पैसेज देख लो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पोल नहीं आया तो आप मुझे उत्तर बता दीजिए, मैं देख लूंगी। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, देख लिया मैंने, आपका उत्तर सही भी है। 53% बच्चे सी कहते हैं, राइट आंसर, वेरी वेल डन। लेकिन डी भी कहा गया है, किसने? 29% बच्चों ने। मुझे पता था ये होगा, ये हर बैच में होता है, कोई बात नहीं। दुख की बात है कि बी 12% और ए 6%। कोई बात, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन डायरेक्ट था, बताती हूँ, डायरेक्ट था, पीबी क्यू था, यानी दिमाग ज्यादा लगाना नहीं था। दिमाग ज्यादा लगाना था ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब जिसका उत्तर साफ साफ परिच्छेद में दिखे, जैसे पुस्तकालय वाले क्वेश्चन का था कल। डायरेक्ट आंसर पैसेज में था। क्वेश्चन है एस्टोनिया, यानी जो जहाज की हम बात कर रहे हैं, उसका डूबना आश्चर्य का विषय क्यों था? देखते हैं। मैंने कहा था की बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, क्योंकि अधिकतर उत्तर आपको की शब्द के बाद मिलते हैं। देखते हैं शुरू से। नौसेना के आर्किटेक्ट, नौसेना के आर्किटेक्ट जो नौसेना या जहाज वगैरह बनाते हैं, कभी ये दावा नहीं करते। क्या नहीं करते? कभी ये दावा नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते कि एक जहाज डूबने योग्य नहीं है। कभी ये दावा नहीं करते कि कोई जहाज डूब ही नहीं सकता। लेकिन बाल्टिक में, बाल्टिक सी में, समंदर में यात्री और कार नौका एस्टोनिया का डूबना निश्चित रूप से कभी नहीं होना चाहिए था। ये अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था और सावधानी पूर्वक बनाए रखा गया था। इसके द्वारा उचित संख्या में जीवन रक्षक नौकाओं को लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण यह की के बाद वाली लाइन तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसकी घातक यात्रा के दिन इसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया था। मैंने कहा था बेटा, रूल नंबर 3 के अनुसार बहुत ज्यादा उत्तर कई पैसेजेस में हमको की शब्द के बाद मिलते हैं, क्योंकि की एक बहुत निर्णायक शब्द होता है। क्या होता है? निर्णायक शब्द, अ वेरी डिसाइसिव शब्द, यानी इंग्लिश में दैट। जनरली आंसर्स इसके आसपास होते हैं, और वही हुआ, और वही हुआ। इसको नहीं डूबना चाहिए था। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसकी घातक यात्रा के दिन इसका पूरी तरह से निरीक्षण किया गया था। प्लीज मैच दिस विद ऑप्शन नंबर सी। इसकी घातक यात्रा के दिन इसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया था। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने कल पुस्तकालयों के लिए किया था कि पुस्तकालयों का आकार क्या होता है, परिच्छेद के आखिरी लाइन में उसका उत्तर था। यहां भी परिच्छेद की 5वीं 6ठी लाइन में इसका उत्तर साफ साफ सुस्पष्ट है कि क्योंकि इसका निरीक्षण किया गया था। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? जैसे ही आपने कहा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको यह बात समझनी ही पड़ेगी कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स परिच्छेद में साफ साफ दिए होते हैं, बाहर से नहीं आते। क्यों ऑप्शन नंबर ए गलत है? आइए देखते हैं। ए, समुद्र में कोई तूफान नहीं था जब ये यात्रा पर निकला। अच्छा, समुद्र में कोई तूफान नहीं था, तो यहां क्या लिखा है?
तो यहां क्या लिखा है? फिर भी घंटों बाद एस्टोनिया लुढ़क गया और ठंडी तूफानी रात में डूब गया। इसका तो मतलब यही है कि ध्यान से पैसेज नहीं पढ़ा है। इसका तो मतलब यही है कि ध्यान से पैसेज पढ़ा नहीं है आपने। और क्या मतलब? तूफानी तो साफ साफ लिखा है, तो ए तो बिल्कुल परिच्छेद के संदर्भ से बाहर है। गोल्डन रूल नंबर 2 बाहर की बात है, गलत है, उल्टा है। तूफान था ना, रॉन्ग। नहीं पढ़ा ना। बी, यह पहले भी कई बार उबड़ खाबड़ समंदर में रवाना हुआ था। अब जिन महान महिलाओं और महान पुरुषों ने बी क्लिक किया, जरा सा मुझ गरीब पे भी ज्ञान बरसाएं, प्रकाश डालें जरा, कि कहां लिखा था बेटा कि ये पहले कई बार उबड़ खाबड़ समुद्र में रवाना हुआ है। दिखाइए सर, जल्दी से दिखाने की दया बरसाएं, कृपा करें, मेरी भी आंखें खोलें, ज्ञान का द्वार मुझे भी, मेरी तरफ भी खोलें जरा। कहां लिखा है कि पहले भी कई बार उबड़ खाबड़ रास्ते में रवाना हुआ था? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये तो कहीं बताया ही नहीं गया कि पहले एस्टोनिया ने कभी यात्रा की भी कि नहीं, कुछ नहीं बताया। बस ये बताया अच्छे से बनाया गया था, सावधानी से बनाया गया था, कई सारे रक्षक नाव थी इसके पास और अच्छे से इसका निरीक्षण किया गया था, फिर भी बेचारा डूब गया। टाइटैनिक की कहानी जैसा है। लेकिन ये तो नहीं लिखा कि उबड़ खाबड़ समुद्र में पहली बार रवाना हुआ। तो जरा हम पे भी दया बरसा दें कि कहां से आ गया आपको ये। रूल नंबर 2, परिच्छेद के संदर्भ के बाहर, परिच्छेद के संदर्भ के बाहर। और मैंने बार बार कहा है, गला ही बैठने वाला है बस, कि बच्चे जो भी विकल्प परिच्छेद के संदर्भ के बाहर का हो, नॉन कॉन्टेक्सचुअल हो, अप्रासंगिक हो, जिसके बारे में परिच्छेद ने कुछ नहीं कहा या उस बारे में कोई बात नहीं की, वो गलत होता है। तो कैसे बी सही हो गया? ए बी तो बिल्कुल गलत है। चलो अब डी पे आते हैं। ऐसा माना जाता था कि ये डूबने योग्य नहीं है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात कर दी आपने पैसेज से। क्या माना जाता था? ऐसा माना जाता था कि ये डूबने योग्य नहीं है। अच्छा, पैसेज में शुरू में तो कुछ और ही लिखा है। नौसेना के आर्कटिक कभी भी ये दावा नहीं करते। क्या नहीं करते? नहीं करते, मैंने 3 बार कहा, नहीं करते कि एक जहाज या कोई भी जहाज डूबने योग्य नहीं है। लेकिन क्योंकि एस्टोनिया डूब गया, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक ताज्जुब और आश्चर्य का विषय जरूर था। इसलिए आश्चर्य का विषय था क्योंकि बहुत बढ़िया था, अच्छे से डिजाइन था और ये सब। ऐसा नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन, कि क्या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी वर्ड पैसेज से चेंज नहीं होगा? ऐसा नहीं कह सकते बेटा, चेंज होगा, लेकिन मतलब चेंज नहीं होगा। और वर्ड भी पूरा चेंज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हाँ, ये हो सकता है दुनिया को संसार कर दे, ये हो सकता है आश्चर्य को ताज्जुब कर दे, ये हो सकता है समुद्र को सागर कर दे। छोटे छोटे चेंजेस होंगे, थोड़े थोड़े ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब और तात्पर्य कभी चेंज नहीं होगा। और कई वर्ड्स मिलते जुलते होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बात यही है, जैसा मैंने कहा था, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। ग्रीष्म हिम का पिघलना या हिम मुक्त ग्रीष्म, एक ही बात, बिल्कुल वैसे ही बदलाव। समझ आई बात? तो गरीब पे दया करें, बताइए जी, समझ आई बात? क्यों लगा आपको ऐसा बेटा कि ऐसा माना जाता था कि ये डूबने के योग्य नहीं है? ये तो पैसेज कुछ और ही कह रहा है। ये दावा कभी नहीं करते कि एक जहाज डूबने योग्य नहीं है। तो आपने तो उल्टी बात कह दी ना इधर। फिर भी फिर भी मुझे इस बात पे कोई बुरा नहीं लगा कि जिनको डी लगा, मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि